मेरी बेटी मेडिकल की स्टूडेंट थी। बेटी हर हफ्ते मुझसे फटकड़ी मंगवाती और मुझे कहती टीचर ने फटकड़ी पर एक तजुर्बा करने को कहा है, वो करती हूँ। एक दिन पड़ोस की लड़की जो मेरी बेटी की क्लास फेलो थी मुझे कान में कहने लगी, आंटी एक रात अपनी बेटी के कमरे में सोना, तुम्हें एक राज का पता चलेगा। अगली रात मैं छुपकर बेटी के बेड के नीचे लेट गई। अब ये लम्हे मेरी जान निकल गई जब बेटी ने वो फटकड़ी। हम गरीब लोग थे और इस गुर्बत ने रोटी तो हमसे छीनी हुई थी, लेकिन हमने इसे अपने ख्वाब छीनने की इजाजत नहीं दिए हुए थे। इसीलिए तो हम दोनों मियाँ बीवी ने इंतहाई गरीब होते हुए भी अपनी इकलौती बेटी को डॉक्टर बनाने का ख्वाब देख लिया था। और अब हमसे जहां तक मुमकिन हो रहा था हम बेटी की पढ़ाई पर रुपया पैसा खर्चा कर रहे थे। जिस तरह हम दोनों मियाँ बीवी को ये शौक था कि हमारी बेटी डॉक्टर बन जाए, इसी तरह हमारी बेटी की भी ये दिली ख्वाहिश थी और इसके लिए वो बचपन से ही दिन रात एक करके मेहनत कर रही थी और बहुत दिल लगाकर पढ़ती थी। हमारा टूटा फूटा एक ही 2 कमरों का कच्चा मकान था। एक कमरे में ही दोनों मियाँ बीवी होते और दूसरे कमरे में हमारी बेटी होती थी। अक्सर औकात बेटी के कमरे की लाइट सारी सारी रात जलती रहती थी और हमारा ख्याल था कि इसकी पढ़ाई इतनी मुश्किल और इतनी ज्यादा होती है कि इसे रात रात भर जागना भी पड़ता है। और अपनी बेटी को इस तरह मेहनत करते देखकर हमें इस पर बहुत फख्र भी होता था। एक तो हम थे गरीब, दूसरा हमने ना सिर्फ अमीरों वाला ख्वाब देखा था बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने का, बल्कि इसके साथ ही साथ हम इसके लिए मेहनत मजदूरी भी कर रहे थे और अपनी बेटी पर भरोसा करते हुए इसे अकेले कॉलेज आने जाने की इजाजत भी दे रखी थी। इसलिए लोगों की बातें भी फिर हमें सुननी पड़ रही थी और ये बातें तो सबसे पहले मेरे सास ससुर और फिर मेरे देवर और देवरानी ने करने शुरू की थी। लेकिन मुझे और मेरे शौहर को किसी की बातों की कोई परवाह नहीं थी। जब दूसरे लोग हमारी मर्जी के पाबंद नहीं हैं और हमसे पूछकर अपनी जिंदगी और अपनी औलाद के बारे में फैसला नहीं करते हैं, तो फिर हमें क्या पड़ी थी कि हम लोगों की बातों में आकर अपना फैसला तब्दील करते या इनकी बातों के डर से अपनी इतनी ज़हीन मेहनती और काबिल बेटी को घर की 4 दीवारी में कैद करके बिठा देते। आखिर लोग बातें भी कब तक करेंगे। आखिरकार थक हार कर एक दिन खामोश होकर बैठ ही जाएंगे और जब हमारी बेटी डॉक्टर बन जाएगी तब यही लोग फखर से कहते फिरेंगे कि हमारी हमसाई है जो डॉक्टर बनी है। मेरे देवर और देवरानी कहेंगे कि हमारी भतीजी अपनी मेहनत से बनने वाली एक काबिल डॉक्टर है और सास ससुर भी फखर से कहेंगे कि माशाल्लाह इनकी पोती एक डॉक्टर है। जब भी हम बेटी की मेडिकल की तालीम का खर्चा और लोगों की बातें बर्दाश्त करते करते थक जाते थे तो यही छोटी छोटी बातें एक दूसरे से करते और मासूम सी मासूम तस्वीरात खुशियां हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बांटते थे, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते और दम तोड़ती हुई उम्मीद को फिर से सहारा देकर जवान करते थे। आखिरकार हमारी दुआएं और हमारी बेटी की मेहनत रंग लाई थी और FSC के बाद मेरठ पर इसकी मेडिकल में सिलेक्शन हो गई थी। इस रोज हमने पूरे मोहल्ले में जलेबियां बांटी थी। अब 4 साल की मजीद तालीम थी। इसके बाद हमारी बेटी ने ये काबिल डॉक्टर बन जाना था, लेकिन एक मसला ये था कि मेडिकल कॉलेज दूसरे शहर में था और हम रोज रोज ये बसों और रिक्शों का इतना ज्यादा किराया नहीं दे सकते थे। ये एक बहुत बड़ी परेशानी की बात थी। आखिरकार बहुत ज्यादा सोच विचार के बाद और अपनी बेटी के उस्तादों के मशवरे से ये हल निकल आया कि हमारी बेटी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहेगी और हर हफ्ते की छुट्टी पर घर आ जाया करेगी। इस तरह रोज रोज के कॉलेज जाने का मसला भी हल हो जाएगा और मेरी बेटी अपनी तालीम पर भी भरपूर तवज्जो दे सकेगी। आखिर को 4 साल की ही तो बात है। बस फैसला हो गया और मेरी बेटी हॉस्टल में रहकर पढ़ने लगी और हर हफ्ते की शाम को हॉस्टल से घर आ जाती और इतवार का दिन घर पर हमारे साथ गुजारने के बाद सोमवार की सुबह फिर से वापस चली जाती थी। इसी तरह से मेरी बेटी का मेडिकल का पहला साल खैर आफियत से गुजर गया और मेरी बेटी मेहनत और लगन से पढ़कर कामयाबियां समेटती रही। लेकिन जैसे ही चंद छुट्टियों के बाद इसकी तालीम का सिलसिला फिर से शुरू हुआ तो हॉस्टल से वापस आने के बाद मेरी बेटी ने एक अजीब हरकत करना शुरू कर दी। वो जब भी छुट्टी पर एक दिन के लिए घर आती तो वो मुझसे कहती कि माँ मुझे बाजार से थोड़ी सी फटकड़ी ला दो। जब मैं इससे ये पूछती कि इसे फटकड़ी का क्या करना है तो वो हर बार यही कहती कि उस्ताद फटकड़ी पर एक तजुर्बा करने को कहा है, मुझे वही तजुर्बा करके कॉलेज लेकर जाना है। मैं बेटी की यह बात मान लेती और इसे फटकड़ी लाकर दे देती। तकरीबन 2 महीने तक यही सिलसिला रहा और जब तीसरे महीने में भी मेरी बेटी ने यही रूटीन रखी तो मुझे परेशानी सी हुई। आखिर ऐसा कौन सा तजुर्बा था जो पिछले 2 महीने से पूरा ही नहीं हो रहा था और वो कैसा उस्ताद था कि हर हफ्ते एक ही काम दे देता था
لیکن پھر یہ بھی سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کام ہوتا ہی ہو. آخر کو مجھے 5 جماعتیں پاس کو کیا پتا میڈیکل اور میڈیکل کی پڑھائی کیسے ہوتی ہے. لیکن چونکہ دماغ میں سوال نے سر اٹھا ہی لیا تھا تو اسی لیے اس بار جب بیٹی آئی اور اس نے پھر سے تجربہ کا کہہ کر پھٹکری منگوائی تو میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ یہ ہر ہفتے تمہیں یہ ہی کام کیوں ملتا ہے. میرا سوال سن کر پہلے تو میری بیٹی کچھ تھوڑا سا گھبرا گئی اور پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی کہ ماں یہ کام ہمیں کلاس میں تب تک ملتا رہتا ہے جب تک وہ سارا ٹھیک نہ ہو جائے اور پھٹکری پر کرنے والا تجربہ ہر بار کچھ غلط ہو جاتا ہے. پر استاد کہتے ہیں کہ تجربہ ناکام رہا ہے اس لیے جب تک تجربہ کامیاب نہیں ہو جاتا تب تک یہ کام ملتا رہے گا. میری بیٹی کے اتنے لمبے سارے جواب نے میری تسلی کروا دی اور میرے دل سے سارے شک اور سارے سوالات ختم ہو گئے. میں نے خوشی خوشی بیٹی کو پھٹکڑی لا کر دے دی. ایک رات ہمارے پاس اپنے گھر میں گزارنے کے بعد میری بیٹی واپس ہاسٹل چلی گئی. اس کے جانے کے بعد پیچھے سے میں نے اس کے کمرے کی جب صفائی کی تو وہاں ایک چیز دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے. مجھے اپنی بیٹی پر بہت بھروسہ تھا لیکن اب وہ چیز دیکھنے کے بعد سے میرا اپنی بیٹی پر وہ آنکھیں بند کر کے کیے جانے والا بھروسہ ڈانٹ و ڈول ہو رہا تھا. آخر کو کچھ تو ایسا تھا جو میری بیٹی مجھ سے چھپا رہی تھی لیکن کیا چھپا رہی تھی یہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا. اور پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا تھا کہ آخر کو جو کچھ بھی تھا اسے چھپانا کیوں پڑ رہا تھا. میرا دل طرح طرح کے وہموں اور اندیشوں کا شکار ہو رہا تھا اور مجھے بہت ہی برے برے سے خیال ستا رہے تھے. میں نے اپنا کام وہیں پر چھوڑ دیا اور بیٹی کے کمرے سے وہ چیز اٹھا کر باہر نکل آئی اور سوچنے لگی کہ اب حقیقت کا پتہ کیسے لگاؤں. بیٹی سے تو پوچھ نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ کبھی بھی مجھے سچ نہ بتاتی. پھر دوسرا ایسا کون سا راستہ تھا جہاں سے مجھے سچ معلوم ہو جاتا اور میرے دل کو تسلی مل جاتی, میرے سارے وہمیں دور ہو جاتے. سوچتے سوچتے اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا اور میں خوش ہو گئی. واقعی مجھے یہاں سے حقیقت معلوم ہو سکتی تھی. وہ فوراً سے اٹھی, اپنی چادر لی اور گھر سے باہر نکل آئی. میرا رخ مین روڈ کی طرف تھا جہاں پر ایک لائن میں بڑے بڑے پیارے پیارے سے پکے گھر بنے ہوئے تھے. میں نے ان میں سے کالے رنگ کے دروازے پر دستک دی اور اندر چلی گئی. ایک شیخ صاحب کا گھر تھا لیکن شیخ یہ صرف نام کے ہی تھے. ویسے یہ بہت سختی تھی اور اس کی سخاوت کی وجہ سے اللہ نے بھی انہیں بہت نوازا تھا. ان شیخ صاحب کی ایک بیٹی جو میری ہی بیٹی کی ہم عمر تھی وہ بھی ڈاکٹر بن رہی تھی اور اسی میڈیکل کالج میں پڑھتی تھی جہاں میری بیٹی پڑھ رہی تھی. لیکن یہ ہاسٹل میں نہیں رہتی تھی بلکہ روزانہ ہی آتی جاتی تھی. شیخ صاحب روزانہ خود اپنی گاڑی میں اپنی بیٹی کو لاتے اور لے جاتے تھے. میں شیخ صاحب کے گھر گئی اور ان کی بیٹی سے ملی. مجھے دیکھتے ہی اس نے مجھے پہچان لیا کہ میں چند ایک بار پہلے بھی بیٹی کی کچھ کتابوں کے ادلے بدلے کے سلسلے میں یہاں آ چکی تھی اور مجھے پہلی بار میری بیٹی نے ہی ان کا گھر دکھایا تھا. شیخ صاحب کی بیٹی میرے پاس آ کر بیٹھی تو میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا. اس نے بہت ہی تحمل سے میری بات سنی اور جیسے ہی میری بات مکمل ہوئی وہ پریشان ہو گئی. میں نے اسے اپنے ہاتھ میں پکڑی وہ چیز بھی دکھائی جو مجھے بیٹی کے کمرے سے ملی تھی. شیخ صاحب کی بیٹی نے اس کو بہت غور سے دیکھا اور پھر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ فکر نہیں کریں, وہ کالج میں میری بیٹی پر نظر رکھے گی اور اس کی ساری سرگرمیوں پر مجھے آگاہ کرے گی. میں نے اس سے یہ بھی بتایا تھا کہ میری بیٹی ہر ہفتے مجھ سے یہ کہہ کر پھٹکڑی منگواتی ہے کہ اسے کوئی پریکٹیکل کرنا ہے. اسے یہ سن کر بھی حیرانگی ہوئی اور وہ کہنے لگی کہ انہیں ایسا تو کوئی کام نہیں ملتا. اب تو میرا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے اور میری پریشانی میں ایک دم اضافہ ہو گیا تھا. اگر میری بیٹی پڑھائی سے ہٹ کر غلط کاموں میں پڑ گئی تھی تو پھر یقیناً بدنامی اور رسوائی کے ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے تانے بھی ہمارے گھر تک پہنچنے والے تھے. میری غیر حالت دیکھ کر شیخ صاحب کی بیٹی نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ میں فکر نہیں کروں, وہ ضرور اصل بات معلوم کر لے گی اور اگر کوئی غلط بات ہوئی تو میری بیٹی کو باز رکھنے کی بھی کوشش کرے گی. اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں وہ چیز وہی واپس بیٹی کے کمرے میں رکھ دوں جہاں سے وہ مجھے ملی تھی تاکہ میری بیٹی کو یہ شک نہ ہو ہمیں کسی بات کا علم ہو گیا ہے. میں نے ایسے ہی کیا اور گھر آ کر اب دن رات میرا یہ ہی کام تھا, بس اپنے رب سے خیریت کی دعائیں مانگنا. اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے بہت ہی بے چینی سے ہفتے کے گزرنے کا انتظار تھا. کب ہاسٹل سے چھٹی ہوتی اور میری بیٹی گھر آتی تو مجھے کچھ نہ کچھ معاملے کی خبر تو ہوتی.
खुदा खुदा करके वक्त गुजर ही गया और हफ्ते की शाम मेरी बेटी एक दिन की छुट्टी पर घर रहने आई। मैंने अपनी बेटी का सर से पैर तक तफसीली जायजा लिया, लेकिन मुझे किसी किस्म का कोई तब्दीली इसके अंदर नजर न आई। वो बिल्कुल पहले ही जैसी थी, जिसका रवैया भी बिल्कुल पहले जैसा था। कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुझे वहम में डालता। लेकिन मैं भी क्या करती, जब से बेटी के कमरे से वो चीज मिली थी, मेरे दिल में शक का बाल आ गया था। बेटी ने फिर हस्बे मामूल मुझसे ये कहकर फटकड़ी मंगवाई कि इसे कोई तजुर्बा करना है। मैंने भी कुछ भी जाहिर किए बगैर इसे फटकड़ी लाकर दे दी थी और खुद में खामोशी से शेख साहब की बेटी का इंतजार करने लगी, क्योंकि इसने कहा था कि जब मेरी बेटी हॉस्टल से वापस आएगी तो वो मेरे घर आएगी और जो सारी बात इसे इस दौरान मालूम हुई वो मुझे बताएगी। इतवार के दिन तकरीबन दोपहर 2 बजे के करीब शेख साहब की बेटी हमारे घर आई। तब मेरी बेटी सो रही थी। इसने मुझसे कहा था कि मुझे मेरी बेटी को जगाने की जरूरत नहीं है। वो मेरे पास बैठ गई और जो कुछ इसने मुझे बताया, इसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी बेटी की ऐसी परवरिश और ऐसी तरबियत तो बिल्कुल भी नहीं की थी। फिर वो इस रास्ते पर कैसे चल पड़ी थी। मैं हैरान और परेशान से सोच में गुम थी, लेकिन अब तो पानी सर से ऊपर हो चुका था। मेरी बेटी जिस रास्ते पर चल पड़ी वो दुनिया में तो बदनामी और जिल्लत का बास था, इसमें आखिरत की भी 100% बर्बादी थी। मैं वही सर पकड़कर बैठ गई। मुझे इस तरह परेशान और बेहौसला देखकर शेख साहब की बेटी ने कुछ तसल्ली दी और मेरे कान में बोली, आंटी आप इस तरह परेशान नहीं हो, बल्कि इस मसले का हल सोचें और ऐसा करें कि एक रात छुपकर अपनी बेटी के कमरे में सोएं और देखें कि वो रात को क्या करती है। इसी तरह आप हकीकत को अपनी आंखों से देख लेंगी और ये भी बेहतर जान सकेंगी कि आखिर इस मसले से अपनी बेटी को किस तरह निकालें। मैंने शेख साहब की बेटी की बात मान ली। आज शाम को तो मेरी बेटी ने हॉस्टल वापस जाना था, इसीलिए मुझे फिर से एक हफ्ते का इंतजार करना था और मैं इंतजार करने लगी। अगले हफ्ते जब मेरी बेटी घर रहने आई तो इस रात मैं छुपकर बेटी के कमरे में चली गई और अगले ही लम्हे मेरी जान निकल गई। मैं जो पिछले एक हफ्ते से ये दुआएं कर रही थी कि जो कुछ भी मुझे शेख साहब की बेटी ने बताया है वो सब झूठ हो और मुझे अपनी आंखों से कोई ऐसा मंजर ना दिखाई दे जो इन सब बातों को सच साबित करे। लेकिन अफसोस के मेरी कोई भी दुआ कबूल नहीं हुई थी और जानलेवा सच्चाई मेरी नजरों के सामने साबित हो गई थी। मैंने वो रात बहुत अजियत में गुजारी। मुझे शेख साहब की बेटी ने कहा था कि मुझे कोई ना कोई हल मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उल्टा मेरी पहले की अकल समझ भी जा रही थी। लेकिन ये बात भी गनीमत थी कि अभी मेरे शौहर को इस सारे किस्से का इल्म नहीं था। ये बात तो मैंने जान ही ली थी कि अब मेरी बेटी कभी डॉक्टर नहीं बन सकती थी, लेकिन जिस दलदल में वो गिरती जा रही थी शायद इससे निकल सकती थी। मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने शौहर से इस सारे मामले को पोशीदा ही रखूंगी और शेख साहब की बेटी से दरख्वास्त करूंगी कि जहां इसने सच्चाई ढूंढने में मेरी मदद की और मुझे सच से आगाह किया, इसी तरह अब वो मेरी बेटी को इस दलदल से निकालने में भी मेरी मदद करे। अगले दिन मैं फिर से शेख साहब के घर मौजूद थी। मैंने रोते हुए शेख साहब की बेटी से इल्तिजा की कि वो मेरी मदद करें ताकि मैं अपनी बेटी को बचा सकूं। वो एक समझदार लड़की थी और जानती थी कि जिस दलदल में मेरी बेटी फंस चुकी थी, अगर इसे वहां से ना निकाला जाता तो इसकी मौत भी मुमकिन थी और कई और लड़कियां इस दलदल में धंस चुकी थी और मेरे या इसके लिए अकेले ये मुमकिन नहीं है कि इसकी मदद की जाए, इन्हें इस दलदल से निकाला जाए और इन्हें सही और गलत की तमीज सिखाई जा सके। इसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता था। इस सब में हमें एक बड़े और बाइख्तियार इंसान की मदद की जरूरत थी और हमारे सामने इस वक्त शेख साहब के अलावा और कोई नहीं था। इसीलिए मैंने और शेख साहब की बेटी ने हिम्मत करते हुए शेख साहब से बात करने का फैसला किया और इनके पास जाकर इन्हें अलिफ से लेकर याद तक सारे मामला से आगाह किया। शेख साहब सुनते ही तौबा इस्तगफार करते हुए कानों को हाथ लगाने लगे और नाराजगी का इजहार करने लगे। मुझे खदशा पैदा हुआ कि कहीं शेख साहब मदद करने से इनकार ही ना कर दे, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी और शेख साहब के दिल में भी अल्लाह ने रहम डाल दिया था, इसलिए वो मदद करने पर आमिदा हो गए। मामला गंभीर था और बहुत से घरों की इज्जत इससे जुड़ी हुई थी, इसलिए इस मामले को हल भी खामोशी से ही करना था। इसलिए शेख साहब ने सबसे पहले अपने असद और रसूख को देखना शुरू किया और फिर अपने जानने वाले एक पुलिस के आला अहदेदार को फोन किया और इन्हें सारी बात बताते हुए अपने तौर पर मसले की तफ्तीश करने की दरख्वास्त के पुराने ताल्लुकात का पास रखते हुए वो पुलिस का अहदेदार मान गया और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इसने सारे मामले की तहकीक करवाई और नतीजे में रोंगटे खड़े कर देने वाले अंशकाफात हुए थे कि सुनने वालों के दिल काम गए। शेख साहब ने अपनी बेटी को भी इस कॉलेज से निकलवाया
और दूसरी जगह दाखिल करवा दिया। बेज़ाहिर एक तालीमी अदारा नजर आने वाली ये इमारत हरगिज इस काबिल नहीं थी कि शरीफ लोग यहाँ अपनी बेटियां पढ़ने के लिए भेजते। और शेख साहब भी एक शरीफ और इज्जतदार इंसान थे, और उन्होंने वही किया था जो एक इज्जतदार इंसान को करना चाहिए था। पुलिस ने और किसी भी फर्द का नाम आए बगैर अपने तौर पर मुकम्मल तहकीकात करके एक मनसूबा केस कॉलेज की इंतजामिया और करता धरता दूसरे असातिज़ा के खिलाफ तैयार किया था कि कोई भी मुजरिम बीच करना ना कर सके, और जो कौम की जवानों को गुमराही और बेराही का शिकार करें, इनके लिए माफी की कोई गुंजाइश होने भी नहीं चाहिए। मेरी बेटी भी अब कॉलेज से घर वापस आ गई थी। मैंने बेटी को कॉलेज से निकलवाया था, और अब चूंकि मामला ज्यादा देर तक छुपा हुआ नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने अपने शौहर को भी बेटी के घर आने की दूसरे दिन ही सारे मामला से आगाह कर दिया था। जिसे सुनकर अफसोस की शिद्दत से मेरा शौहर चंद लम्हे तो कुछ बोल ही नहीं सका, और जब इसके हवास थोड़े बेहाल हुए तो इसने तैश में आकर बेटी को मारना पीटना शुरू कर दिया। वो तो पहले ही मुंशियात के इस्तेमाल से आधी मुई हुई थी, मार को सही नहीं सकी और बेहोश हो गई। मेरा शौहर इतनी शदीद गुस्से में था कि वो बेटी को माफ करने पर तैयार ही नहीं था। इसीलिए जब मैंने इससे कहा कि बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, तो वो मुझ पर भी गुस्सा करने लगा। लेकिन औलाद आखिर औलाद ही होती है, और हमारी तो थी भी एक लौती बेटी, इसलिए ज्यादा देर दिल पत्थर नहीं कर सका, और हम इलाज के लिए बेटी को शहर ले आए। या यहाँ पर एक बार फिर शेख साहब ने इखलाकी मदद के साथ साथ हमारी बहुत ज्यादा माली मदद भी की, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी बेटी सेहतयाब होने लगी, और हम दोनों ने शर्मिंदा थी और रो रो कर हमसे माफी मांगती थी कि हम तो माँ बाप थे, हमने इसकी माफी मांगने से पहले ही इसे माफ कर दिया था। लेकिन इसका अब क्या फायदा था? मुस्तकबिल तो तबाह हो ही चुका था, हमारा ख्वाब चिकनाचूर हो गया था। हमारी बेटी अब कभी डॉक्टर नहीं बन सकती थी। इस पर खर्च करने के लिए हमारे पास मजीद रकम नहीं थे, पर ना ही हमें अब पहले जैसा एतबार था। दरअसल जब मैंने अपनी बेटी के कमरे की सफाई की तो मुझे इस रोज सफाई करते वक्त कुछ पुड़िया नजर आई। आखिर ये सब क्या था और कहाँ इनसे आया था? क्योंकि मैंने तो अपनी बेटी को कभी ये सामान खरीद कर ही नहीं दिया था। लेकिन इसे खोल कर देखते ही मेरे होश उड़ गए थे। वो सारी मुंशियात की पुड़िया थी, और इनके ऊपर ऐसी हुई फटकड़ी इस तरह से छिड़की हुई थी कि खोल कर देखने पर वो फटकड़ी ही लगती थी। मुंशियात का मेरी बेटी से क्या काम? क्या ये भी मेडिकल की पढ़ाई में किसी तजुर्बे के लिए चाहिए होती है? बस यही पूछने और अपने दिल की तसल्ली के लिए मैं शेख साहब की बेटी के पास चली गई। लेकिन इसने मुझे बताया कि मुंशियात तो क्या है, इन्हें तो कभी फटकड़ी की भी जरूरत नहीं पेश आती थी। इसीलिए मेरी परेशानी में इजाफा हो गया, और मुझे परेशान देखकर शेख साहब की बेटी ने मुझसे वादा किया कि वो मुझे असल बात पता करके देगी। और फिर जब इसने कॉलेज में मेरी बेटी का पीछा किया और सुराग लगवाया, तो जो ये बात इसे मालूम हुई वो इसने मनो मन में मुझे बता दी। बस साथ ही ये भी बताया कि मुझे छुपकर देखना चाहिए कि आखिर मेरी बेटी फटकड़ी का करती क्या है। दरअसल मेडिकल कॉलेज की इंतजामिया अपने नीचे होने वाले मुंशियात के धंधे से बेखबर थी, और अफसोस की बात यह थी कि हॉस्टल की वार्डन और कॉलेज के चंद असातिज़ा के साथ साथ चौकीदार भी इसमें मुलविस थे। वो खुले आम कॉलेज में मुंशियात बेचते भी थे, और तालिबात इन मुंह को मुंशियात पर लगाते थे। इनका टारगेट ज्यादातर लड़कियां भी होती थी, जिन्हें फिर नशे में बेइज्जत करके वो इनसे जिस्म फिरोशी भी करवाते थे। मेरी बेटी भी इनके हत्थे चढ़ गई थी। शुरू में तो उन्होंने पैसे का लालच भी दिया था, और मेरी बेटी लालच में आ गई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रकम देने के बजाय हथियाने लगे थे। अब तक मेरी बेटी को नशे की लत लग चुकी थी, और वो अब नशा किए बगैर नहीं रह सकती थी। इसीलिए वो इनकी झांसों में आती रही और अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद करती रही। किस्सा मुख्तसर था कि मेरी बेटी की तरह और भी बहुत सी मेडिकल के तालिबात इस नशे का शिकार हो चुके थे, और इनका इस्तेमाल करते हुए ये जुराइम पेशा लोग खूब खूब आहिना धंधा चमका रहे थे, और अपने वालिदैन का ख्वाब और इनकी कुर्बानियां भूल ही चुकी थी। लेकिन अभी इतनी इंसानियत इसमें बाकी थी कि वो बराह रास्त हमारा दिल नहीं दुखाना चाहते थे। इसलिए जो भी मुंशियात की पुड़ियां घर लाती, इनमें फटकड़ी पीस कर इस तरह मिला देती कि देखने पर मुंशियात नजर न आए और इसका निशा भी पूरा होता रहे। इसीलिए वो मुझसे मेडिकल के तजुर्बे का कहकर फटकड़ी मंगवाती और इस तरह से इस्तेमाल करती। इस रात जब मैं बेटी के कमरे में सोई तो मेरी बेटी वही फटकड़ी पीसकर मुंशियात की पुड़ियों में डाल रही थी, जिससे ना तो मुंशियात कॉलेज में पकड़ी जाती थी और ना घर पर। लेकिन इस रोज मेरी बेटी वो मुंशियात की पुड़िया घर पर भूल गई थी, और फिर खुलते खुलते सारी हकीकत खुलती चली गई। लेकिन अफसोस की यह बात तब खुली जब पानी सर से ऊपर जा चुका था।
اور میری بیٹی کا بھی مستقبل برباد ہو چکا تھا، اب وہ بے حال ہو چکی ہے، ان سے منشیات بھی چھوڑ دی ہیں، لیکن اس کے ڈاکٹر نہ بن سکنے کی وجہ سے محلے دار اور رشتے دار آج بھی تانے دے دے کر ہمارا دل جلاتے ہیں۔